पहले आर्टिकल हुआ करता था 269, उसमें होता ये था कि अंतर्राज्यीय जो लेन देन होता था तो उसको केंद्र उसको टैक्स को क्या करता था, कलेक्ट करता था, उसके बाद राज्यों में वो क्या कर देता था, इसको बांट देता था। लेकिन अभी प्रावधान 269 का खत्म हो गया है, उसकी जगह आ गया है 269A। इसमें IGST का प्रावधान है। 3 तरह का GST आप देख रहे हो, CGST, SGST और IGST। सेंट्रल लेता है, स्टेट लेता है, और एक होता है IGST। IGST कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे अंतर्राज्यीय लेन देन होगा। तो होगा क्या इसमें, जहाँ पे भी किसी वस्तु का उपभोग होगा, कोई माल आया और उसका उपभोग जिस राज्य में होता है तो उस राज्य को आयात पर IGST का आधा हिस्सा मिलेगा। तो जो आयात करेगा, जाहिर सी बात है भाई उसका उपभोग करेगा। जैसे छत्तीसगढ़ ने मान लीजिए आयात किया उसका, या यूं कहें कि इसका उपभोग किया, तो IGST का जो आधा हिस्सा है वो इस कंज्यूमिंग स्टेट को मिल जाएगा। आर्टिकल 269(1) या ए कहें इसको, ये प्रावधान प्रोवाइड करता है। पहले आर्टिकल 270 के अंतर्गत केंद्र कर लगाता था, वसूलता था और राज्यों में बांट देता था। केंद्र ही लगाता था, इसी को कलेक्ट करता था केंद्र ही, और राज्यों में उसको बांट देता था। अब क्या हो गया है, चूंकि GST का प्रावधान आ गया है तो जो दो तरह की GST बनी यहाँ पे, CGST और IGST। SGST तो राज्य पर जा ही रहा है। तो ये दोनों जो कर हैं, CGST और IGST, इसको भी क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। और विभाजित किस हिसाब से किया जाएगा, इसको FC डिसाइड करेगा, यानी कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा किस हिसाब से ये विभाजित होगा। यह होता है आर्टिकल 270 में। इस आर्टिकल को समझने से पहले दो चीजें समझ लो। एक तो सरचार्ज को समझ लो, और दूसरा सेस को समझ लो। सरचार्ज को कहते हैं अधिभार और सेस को कहते हैं उपकर। ये दोनों के दोनों संसद लगाता है, आरोपित करता है, और राज्यों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। केंद्र का हिस्सा होता है दोनों में, राज्यों का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता। सेस पर्टिकुलर किसी उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए। और जो सरचार्ज होता है इसके लिए कोई विशेष उद्देश्य होना जरूरी नहीं है। सरचार्ज जो भी प्राप्त होगा, इससे जो भी राजस्व आएगा, वो भारत की संचित निधि में चला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में। जबकि उपकर की मैं बात करूं या फिर मैं सेस को कहूं, तो ये एक निश्चित मद से जुड़ा हुआ होता है। अब जो आर्टिकल 271 है, अब क्या हो गया है, अभी मैंने अधिभार और उपकर के बारे में तुम्हें बताया कि केंद्र को हिस्सा मिलता था इसको पहले, लेकिन अब क्या कर दिया है, अब जो है FC डिसाइड करेगा, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि केंद्र को कितना हिस्सा मिलेगा और राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। इसकी सिफारिश के आधार पर ऐसा होगा। पहले पूरा पैसा केंद्र को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आर्टिकल 271। 3 आर्टिकल और समझ लो, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इसके बाद 286, 287, 288। 286 क्या कहता है कि राज्य की जो विधायिका है वो समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगा सकती है, लेकिन जो समाचार पत्र है उस पर जो है क्रय विक्रय पर कर नहीं लगा सकती। ये आर्टिकल 286 कहता है। न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। ओके, इसके क्रय विक्रय पर, न्यूज़पेपर क्रय विक्रय पर ये कर नहीं लगा सकती, अन्य वस्तुएं होंगी उस पर लगा सकती है।
287 की मैं बात करता हूँ। जो राज्य का विधानमंडल है वो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाता है। इलेक्ट्रिसिटी पर कर कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। 287 कह रहा है, लेकिन दो स्थिति में नहीं लगा सकता। यदि उस विद्युत का, जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है केंद्र सरकार कर रही हो, भारत सरकार कर रही हो, और रेलवे वगैरह में इसका यूज किया जा रहा हो, उसके रखरखाव से संबंधित चीजों में भी कर नहीं लगा सकती। आर्टिकल 288 देख लेते हैं। संसद की विधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के विकास के लिए जो गठित प्राधिकरण द्वारा जल का जो संचयन हो रहा है वो किया जा रहा है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा उस पर करों का अधिरोपण किया जा सकेगा। ये आर्टिकल 288 कहता है। क्लियर हो गई ये बात? फिर मैं क्लियर कर देता हूं। संसद ने कोई विधि बनाई है, किससे रिलेटेड? अंतरराज्यीय नदी घाटी से संबंधित, उसके विकास से संबंधित। तो वहां पर जो उत्पादन होगा, उपभोग होगा, उस पर राज्य जो विधानमंडल है उस पर कर लगा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे कि तभी ऐसा राज्य कर सकता है। ये आर्टिकल 288 में आता है। तो ये सेक्शन हमारा लगभग खत्म होता है वित्तीय संबंध के बारे में। थैंक यू वेरी मच।